मैम चश्मा लगाइए ना, वापस आएंगे आप लोग। जी सर। जीवन परिचय में बेटा गद्य में अगर हम लोग बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, है ना, और जयप्रकाश भारती और एक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का सन 1908 सिमरिया ग्राम जिला मुंगेर बिहार प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानो तनुधार। और बीए पास किया पटना से, ज्ञात हुआ कविता का सार, रचे रेणुका अरु रसवंती कुरुक्षेत्र बापू हुंकार। ठीक है बेटा। और काव्य में आप सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, ठीक है, एंड उसके बाद आपका तुलसीदास, बिहारी, और बिहारी के बाद में एक रसखान जी का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जरूर करिएगा। ओके, तो आज भाई हमारे क्लास में लाइव वॉचिंग हो चुकी है 1000 प्लस, बड़ा मोटा है लेकिन हाँ, अरे सॉरी क्या बोले सर, सर क्या बोले, हाँ 1,36,000 प्लस बच्चा हमारी क्लास में आज लाइव आ चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों देख करके, ठीक है ना। ये वाला सर लगा दिए, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे साथ में देख करके जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि तार सप्तक के 7 कवियों को किसके द्वारा राहों का अन्वेषी कहा गया है? फटाफट से आंसर करेगा हमारा हर एक बच्चा, पोल पर आंसर करेगा। तैयार? ठीक है ना। कि तार सप्तक के 7 कवियों को कहा गया है बच्चों? तो अज्ञेय के द्वारा राहों का अन्वेषी कहा गया है बेटा, याद रहेगा ना। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है कि सन 1951 में तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, है ना, कि कौन सा हुआ था? तो भाई 1943 में पहला याद रखेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे 1951 हो जाएगा बेटा, फिर 8 जोड़ेंगे तो 1900 हमारा क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा, और फिर इसमें अगर हम लोग 20 जोड़ देंगे तो 1979 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा 51 में, तो 51 में बेटा क्या हो जाएगा, हम लोगों का दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पर अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षणभर के रचनाकार है। हरी घास पर क्षणभर इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के पारद्वार और सुनहरे सहवाल किसकी रचना है बेटा? अज्ञेय की रचना है। बोलो 4 नंबर प्रश्न, पोल पर आंसर करेगा हमारा बच्चा लिख करके, मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। जगद्विनोद के रचनाकार हैं। ठीक है, आज आपके पेपर में गंगा लहरी रचना पूछी जा सकती है। गंगा लहरी, जगद्विनोद, है ना, और आपसे पूछा जा सकता है बच्चों पद्माभरण। ठीक है, पद्माभरण के रचयिता कौन है? तो पद्माभरण, गंगा लहरी, जगद्विनोद के रचनाकार कौन है बेटा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्माकर। सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? पद्माकर हो जाएगा। यस, वेरी गुड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि रीतिकाल की समय सीमा है। रीतिकाल की समय सीमा क्या हो जाएगा बेटा? तो हम लोग बोलेंगे 1643 से 1843 ईस्वी बेटा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है 6 कि कनुप्रिया के रचनाकार हैं। ठीक है ना, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है बेटा? कनुप्रिया या ठंडा लोहा। ठीक है, ठंडा लोहा या कनुप्रिया की बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा कि भाई कनुप्रिया के रचनाकार या ठंडा लोहा के धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठीक है, हमारा कि प्रथम तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? प्रथम तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं बच्चों? तो हम लोग बोलेंगे कि मैम तार सप्तक से पता चल रहा है कि 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। प्रश्न है कि रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया गया है। किसके द्वारा कलाकाल नाम दिया गया है बच्चों? तो कलाकाल नाम दिया गया है रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पर 9 नंबर प्रश्न कहता है कि कवि बिहारी की रचना नहीं है। बिहारी की रचना नहीं है तो भाई बिहारी सत सही, तो बिहारी की रचना है। बिरह लीला किसकी रचना है भाई? ये किसकी रचना है भाई? बिरह लीला हमारी घनानंद की रचना है। ठीक है, बिरह लीला घनानंद की रचना है बेटा, घनानंद की। और विरह वारिस बोधा की रचना है। ठीक है, रचना है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मतिराम की रचना है बेटा। द्वारा संपादित तार सप्तक का संकलन माना जाता है। तार सप्तक का संकलन क्या माना जाता है बच्चों? 1943। याद रखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भाई भवानी किसका नाम था? खुशबू का नाम था, है ना, कि कह रहे कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है।
तो खुशबू, ये खुशबू के शिलालेख भी हो जाएगा। और गीत फरोश, यानी ऐसे याद रखना कि ऐसे खुशबू भवानी ने गाया गीत, ठीक है, खुशबू भवानी ने गाया गीत, यानी कि ए व बी दोनों हो जाएगा हमारा क्या, बिल्कुल मेहता या धर्मवीर भारती या इनमें से सभी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नई कविता युग के कवि में इनमें से सभी हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर। यस, वेरी सामने कि नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं बच्चों, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं तो मानवीय अनुभूतियों का चित्रण भी है, बौद्धिकता भी है, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा भी है और अति यथार्थवाद भी, यानी चारों है बच्चों। तो चारों में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। गुड। 14 नंबर प्रश्न है, ये आपके पेपर में आ सकता है कि कश्मीर सुषमा के रचनाकार है, कश्मीर सुषमा के रचनाकार बेटा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। इसने कि प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषता नहीं है, ठीक है, प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, नवीन उपमानों का प्रयोग, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा और मुक्त छंदों का प्रयोग। लेकिन अभी आपने देखा कि मैम आपने बताया था कि लघु मानववाद की प्रतिष्ठा नई कविता के अंतर्गत आता है ना बच्चों। तो हमारा क्या हो जाएगा कि यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नई कविता युग के अंतर्गत आता है। और हमसे कह रहा है वेरी गुड। आगे चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, प्रयोगवादी की सारी विशेषताएं। 16 नंबर प्रश्न है कि प्रगतिवाद का समय माना जाता है, प्रगतिवाद का समय क्या माना जाता है बेटा। तो हम लोग बोलेंगे कि मैम प्रगतिवाद का समय हमारा माना जाएगा 1936 से 1943 प्रगतिवाद का समय। नंबर प्रश्न है कि प्रगतिवादी कवियों के नाम है, प्रगतिवादी कवियों के नाम है बेटा, है ना। तो रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड। आगे चलेंगे 18 नंबर प्रश्न, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे ही हैं बच्चों। अब आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है कि 18 नंबर, रीति सिद्ध काव्य धारा के सर्वाधिक कवि हैं। सिद्ध में बिहारी, बद्ध में भिखारी दास, मतिराम देव, केशव दास, चिंतामणि ग्वाल और मुक्त में घनानंद आलम बोधा ठाकुर, ठीक है। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं, सिद्ध में कौन हो जाएगा, बिहारी लाल, ठीक है, बिहारी लाल हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है कि रसकेली वल्ली के रचनाकार है, ठीक है, रसकेली वल्ली या कोकसार, ठीक है बेटा, कोकसार, या आपसे पूछेगा सुजान सागर, ठीक है, सुजान सागर, या आपसे पूछेगा बेटा कि बिरह लीला। अगर ये आपसे पूछ लेता है ना रचनाएं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये किसकी रचना है बेटा। तो ये किसकी रचनाएं है भाई, ये घनानंद की रचना है बेटा, ठीक है, घनानंद की ये चारों रचनाएं हैं, रसकेली वल्ली, कोकसार और सुजान सागर, बिरह लीला। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे चलेंगे, 20 नंबर प्रश्न है कि तारा सुल्ताना सुगंध सोना के उपन्यासकार कौन है। ये क्या है बेटा, उपन्यास है, ठीक है। अगर हमसे विधा पूछ लेगा तो तारा सुल्ताना सुगंध सोना ये क्या है बेटा, उपन्यास है। किसके उपन्यास है भाई, किसके उपन्यास है, तो किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास है, ठीक है ना, किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास है। यस, वेरी गुड, बी आंसर कर रहा है हमारा हर एक बच्चा, बिल्कुल कंठस्थ करके जाइएगा। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास में तारा सुल्ताना सुगंध सोना। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नंबर आएगा बेटा, हमारा 21 नंबर प्रश्न आएगा कि आधुनिक काल के प्रमुख नाम है। आधुनिक काल के, आधुनिक काल जिसकी समय सीमा क्या है बेटा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे 1843 से अब तक या आज तक, ठीक है, अब तक या आज तक बेटा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आधुनिक काल के प्रमुख नाम हमसे पूछा है तो गद्य काल भी होता है, पुनर्जागरण भी होता है, नवीन विकास का काल भी होता है, यानी कि हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, लिख करके हमारे सारे बच्चे आंसर करिए, लिख करके, वेरी गुड, है ना, सभी हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि रीतिकाल की प्रमुख भाषा है। रीतिकाल की भाषा पूछेगा ना तो हम लोग बोलेंगे ब्रज भाषा बेटा, ठीक है, ब्रज भाषा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग 5 बजे क्लास को समाप्त कर देंगे बेटा, ठीक है, ताकि आपको भी प्रॉपर टाइम मिल जाए। ओके, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं। तो भाई चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे नाटक हैं। किसके नाटक हैं भाई, तो हम लोग बोलेंगे जयशंकर प्रसाद जी के ये नाटक हैं। बोलो याद रहेगा, यस, वेरी गुड।
है ना। सारा बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक है जैनेन्द्र कुमार, उपेंद्र नाथ अश्क, यशपाल, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। अश्क के नाटक है, उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत, अलग अलग रास्ते, यानी इनमें से सभी, ये सारे नाटक हैं। कि 26 नंबर है कि अशोक, सिंदूर की होली, राजयोग, रचना की विधा है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे होली आने वाली भी है। अशोक ने खेली सिंदूर की होली और फिर मिल गया उसको राजयोग, यानी कि ये क्या है बेटा, हमसे विधा पूछ रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे नाटक है। किसके नाटक है भाई, है ना, तो भाई ये किसके नाटक है, लक्ष्मी नारायण, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है बेटा। तो हमसे नाटक, हाँ ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके, नाटक हो जाएगा, ठीक है, नाटक हो जाएगा बेटा। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी की, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर, ये संस्मरण है बेटा, ये संस्मरण है बेटा। और पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, ठीक है, उड़ते चलो, ठीक है, उड़ते चलो, ये क्या हो जाएगा बेटा, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, किसकी रचना है बेटा, तो हम लोग बोलेंगे ये सारी रचनाएं किसकी हैं, किस। 28 नंबर है कि लिख कागद कोरे किसकी रचना है बेटा, तो लिख कागद कोरे ये क्या है बेटा, संस्मरण है, ठीक है, ये क्या है, संस्मरण है। किसका संस्मरण है, तो हम लोग बोलेंगे अज्ञेय का संस्मरण है। फर्स्ट है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। अच्छा, भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है बेटा। और माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है समय के पांव, याद रहेगा ना, यस गुड। और आगे चलेंगे बेटा, अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है, तो रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है भाई, अलंकार काल है हमारी नजरों के सामने। 31 नंबर कि गंगा लहरी के रचनाकार हैं, गंगा लहरी, तो आप लोग बोलेंगे कि मैम पद्माभरण गंगा लहरी के रचनाकार हैं। बेटा एक बार परीक्षा देकर के वापस आइए आप लोग, है ना, बढ़िया एकदम, ठीक है, एक बार परीक्षा देकर के वापस आइए आप लोग, फिर आप लोग की पोल खोलते हैं। बच्चा पूछेगा गंगा लहरी जग विनोद पद्माभरण के रचयिता कौन है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये किसकी रचना है बेटा, ये है पद्माकर की रचना, ठीक है, पद्माकर की रचना है। लोग बोलेंगे कि ये भाई पद्माकर की रचना है, लिख करके आंसर करिए ना आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1843 ईस्वी से आज तक समयावधि है, ठीक है, तो भाई रीतिकाल की तो है, हम लोगों ने पढ़ा है कि 1643 से 1843 ईस्वी, ठीक है, 1843 ईस्वी। लेकिन आधुनिक काल की बोले तो 1843 ईस्वी से आज तक या अब तक, ठीक है, आज तक याद रखेंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि 1843 से आज तक हमारा आधुनिक काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे 33 नंबर, है ना, 33 नंबर क्या कह रहे हैं कि हिंदी काव्य के आधुनिक काल को विभाजित किया गया है। जैसे ही आधुनिक काल याद आएगा तुरंत आपको समय सीमा याद आ जानी चाहिए, 1843 से आज तक, ठीक है, 1843 से आज तक क्या कह रहे हैं बच्चों, हिंदी काव्य के आधुनिक काल को विभाजित किया गया है। तो याद रखना बेटा, भारतेंदु युग में भी, छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से सभी आप ये सारे याद रखेंगे बेटा। आज परीक्षा देने जा रहे हैं ना हर एक बच्चा, तो आप इनके नाम में याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा, ठीक है, सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या होगी बेटा, तो हम लोग बोलेंगे मैम 1868 से 1900, बोलो याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा ना। फिर फिर उसके बाद ऐसे याद रखना, फिर द्विवेदी युग का, तो द्विवेदी युग का क्या हो जाएगा 1900 से 1918, ठीक है, फिर 1918 से किसका हो जाएगा 1918 से 1936,
किसका हो जाएगा बेटा? छायावादी का, है ना। और फिर आगे याद रखिएगा कि अगर हमसे प्रगतिवाद का पूछ लेगा बेटा, तो प्रगतिवाद का पूछ लेगा तो 1936 से 1943, बोलो याद रहेगा? ओके, 43 ईस्वी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सब बेटा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, सामाजिक चेतना का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, है ना, ये सारे हमारे भारतेंदु युग की विशेषता हो जाएगा। लेकिन प्रकृति का मानवीकरण, ये छायावाद की विशेषता हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये छायावाद की विशेषता हो जाएगी, छायावाद की। ओके, 35 नंबर, मोहन राकेश का नाटक है। अब मोहन राकेश का नाटक इसमें क्या है बेटा? तो हम लोग बोलेंगे आधे अधूरे लहरों का राजहंस या ध्रुव स्वामिनी। तो भाई आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है बेटा। ठीक है, आधे अधूरे भी मोहन राकेश का नाटक है बेटा। और उसके बाद याद रखिएगा लहरों का राजहंस भी इन्हीं का नाटक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए व बी। 36 नंबर है, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए बेटा पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। ठीक है, पंत बस 5:15 तक में। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। पत्र से याद रखेंगे कि ये क्या है? पत्र साहित्य है। ठीक है बेटा, पत्र साहित्य है। किसका पत्र साहित्य है बच्चों? तो बच्चन से याद रखेंगे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है बच्चों, हरिवंश राय बच्चन। ओके, हरिवंश राय बच्चन जी का है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि ये इनका क्या है? पत्र साहित्य है। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है कि साहित्यालोचन किसकी रचना है? साहित्यालोचन किसकी रचना है भाई? तो हम लोग बोलेंगे बाबू श्याम सुंदर दास। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। तो रीति मुक्त काव्य धारा में कौन कौन से कवि आते हैं बच्चों? रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद, ठीक है, घनानंद आलम, घनानंद आलम, फिर उसके बाद बोधा, ठीक है बेटा, बोधा और ठाकुर। ठीक है, घनानंद आलम बोधा ठाकुर, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा बेटा कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है हमसे कह रहा है। तो भाई घनानंद मुक्त के हैं, आलम भी मुक्त के, बोधा भी मुक्त के। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहारी लाल। कि रीतिकालीन कवि ठाकुर की रचना है ना। तो भाई कोकसार तो घनानंद की रचना है बेटा, कोकसार घनानंद की रचना है। ठीक है, इश्कनामा किसकी रचना है बेटा? हमसे कह रहा कि ठाकुर की रचना ना। तो याद रखिएगा बेटा, बहुत अच्छे से याद रखेंगे हमारे सारे बच्चे कि मैम विरह वारिस और इश्कनामा ये बोधा की रचना है। ठीक है, बोधा की रचना है। लेकिन ठाकुर की ठसक किसकी रचना है बेटा? कवि ठाकुर की रचना है। हमसे विधा पूछ रहा है बेटा, लेकिन किसकी है? मक्खन से याद रहेगा, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी, बोलिए यस, गुड मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद रहेगा माखन लाल चतुर्वेदी। ओके, उनका क्या है बेटा? ये नाटक नहीं है, ठीक है, यात्रा साहित्य नहीं है, कहानी नहीं है, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्मरण। ठीक है, संस्मरण हो जाएगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन है, हमारा सारा बच्चा लिख करके आंसर करेगा कि काव्य निर्णय रस सारांश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। काव्य निर्णय रस सारांश के रचनाकार कौन है? देव, भिखारी दास, मोतीराम या बिहारी लाल? मैम बिहारी लाल की रचना, बिहारी लाल की रचना तो हमें याद रहेगी बिहारी सतसई। बोलो याद रहेगी ना बेटा, बिहारी सतसई, है ना, बिहारी सतसई। मोतीराम की याद रहेगी ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम और रसराज। ठीक है बेटा, ललित ललाम और रसराज, है ना, याद रहेगी ना मोतीराम की। तो भाई काव्य निर्णय रस सारांश बिहारी की नहीं है, मोतीराम की नहीं है, देव की भी नहीं है, क्योंकि देव की रचनाओं में पढ़ रखा है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, है ना। यस, गुड। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भिखारी दास। ठीक है, भिखारी दास हो जाएगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यस, गुड। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रीतिकालीन कवि बिहारी की रचना है। कवि बिहारी की रचना इसमें आपको बताना है। तो मैम ये जो बिरह लीला है ना, बिरह लीला घनानंद की रचना है। ठीक है, घनानंद की। भाई अगर लीला करेंगे
तो आनंद आएगा, यानी ऐसे याद रखेंगे, बिरह लीला घना नंद, है ना, कि भाई लीला करने पर आनंद आता है। तो ये तो नहीं होगा बेटा। रीतिकालीन कवि बिहारी की रचना पूछ रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे बिहारी सतसई। ठीक है, ये कवि बिहारी की रचना है बेटा। तो हम लोग बोलेंगे मतीराम सतसई, तो किसकी रचना है? ये मतीराम की रचना है बेटा। ठीक है, मतीराम की रचना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कोकसार भी नहीं होगा, क्योंकि कोकसार भी घनानंद की रचना है। ठीक है, घनानंद की रचना है बेटा। ओके, तो सुजान सागर, बिरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली घनानंद की रचना है। ओके, यस, गुड। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय के कहानीकार कौन है? पहली बात तो याद रखेंगे, ये विधा क्या है बेटा? ये कहानी है। किसकी कहानी है भाई? तो हम लोग बोलेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। इंसान अल्लाह की कहानी याद रखिएगा, रानी केतकी की। ठीक है, रानी केतकी की कहानी। ओके, रानी केतकी की कहानी याद रहेगा बेटा। उसके बाद बंग महिला की कहानी याद रखिएगा, दुलाई वाली। ठीक है, दुलाई वाली याद रखिएगा बेटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी याद रखिएगा, इंदुमती। ठीक है, इंदुमती। यस, गुड मैम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। यस, जितने बच्चे हमारे लिख करके आंसर कर रहे हैं, बेहतरीन, है ना, वेरी गुड। अब आगे चलेंगे कि निम्नलिखित में एकांकी है। बस 15 मिनट के बाद हम लोग क्लास को ओवर करेंगे बेटा। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में एकांकी है। तो एकांकी देखिए, दीपदान रेशमी टाई किसकी है? राम कुमार वर्मा की एकांकी है बेटा। राम कुमार वर्मा की एकांकी है। ठीक है, तौलिए और अंधी गली ये उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क की क्या हो जाएगा? एकांकी है बेटा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से एकांकी है, तो ये चारों ही एकांकियां हैं बच्चों, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे। 45 नंबर की छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ कवि माने जाते हैं। एकदम रट लीजिएगा, छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि माने जाते हैं प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा, ये 4 प्रमुख छायावाद के स्तंभ कवि माने जाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से। लेंगे अगला प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो प्रकाशन वर्ष क्या है बेटा? 1900। अगला प्रश्न है 47 नंबर की गीत फरोश खुशबू के शिलालेख। अरे खुशबू ने गाया गीत बेटा, है ना, तो ये हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ध्यान से देखिएगा कि यही आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, कि छत्रसाल दशक के रचयिता हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि छत्रसाल दशक के रचयिता। तो हम लोग बोलेंगे मैम यहाँ पर शिवा बामनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक कवि भूषण की रचना है। ठीक है, कवि भूषण की रचना है। तो मतीराम होगा नहीं बेटा, बिहारी लाल होगा नहीं, केशव दास नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भूषण की रचना है बेटा। ओके, आगे चलेंगे। अगला है कि गिरजा कुमार माथुर की रचना है। अब गिरजा कुमार माथुर की कि धूप में खड़े रहेंगे तो गिर जाएंगे, यानी धूप के धान। ठीक है, धूप के धान और शिला पंख चमकीले, गिरजा कुमार माथुर की रचना है बेटा। ठीक है, धूप के धान और शिला पंख चमकीले गिरजा कुमार माथुर की रचना है। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो ये है बेटा धर्मवीर भारती की रचना। ठीक है, धर्मवीर भारती की रचना है बेटा। उस तो ये नहीं होगा। सुनहरे सहवाल अज्ञे की रचना है। किसकी रचना है बेटा? अज्ञे की रचना है, तो ये भी नहीं होगा। ठंडा लोहा किसकी रचना है बेटा? ठंडा लोहा भी धर्मवीर भारती की रचना है। तो ठंडा लोहा और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है, सुनहरे सहवाल अज्ञे की रचना है। ओके, यस, वेरी गुड। अगला है कि शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। देखिए, प्रिय प्रवास तो हरिऔध की रचना है बेटा। ठीक है, इनमें से न जाने कौन सी आपके पेपर में आ जाए। हरिऔध की है। साकेत किसकी है बेटा? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, मैथिली शरण
गुप्त की रचना है बेटा साकेत। ओके, एंड उसके बाद यामा किसकी रचना है? महादेवी। महादेवी वर्मा की रचना है यामा। ठीक है, तो प्रलय सृजन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? प्रलय सृजन हो जाएगा। यस, आंसर कर रहे हैं आप लोग, है ना।